नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे बजट 2023-24 में आदिवासियों पर रहेगा फोकस। राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखी झलक। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आदिवासी नेता को दिया बड़ा पद। एमबीबी पोल में जानेंगे आखिर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल के रवैये पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आदिवासियों पर चर्चा। कल बजट में आदिवासियों पर हो सकता है फोकस। त्रिपुरा में टिपरा मोथा प्रमुख ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी कहीं नहीं है तस्वीर में। गुजरात में आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव, आदिवासी नेता को बनाया विधायक दल का नेता। केरल में मुथुवन जनजाति में बाल विवाह का मामला, पॉक्सो के तहत होगी कार्रवाई। एमबीबी पोल में छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर असमंजस, राज्यपाल की भूमिका पर करेंगे चर्चा। और अस्मिता और अधिकार में बताएंगे अंडमान और निकोबार की ओंग जनजाति के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। संसद में अपने पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आदिवासियों की बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासी समुदायों के गौरव के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। राष्ट्रपति ने बताया, देश ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। हाल ही में सरकार ने पहली बार मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। आज प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 36,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों का विकास किया जा रहा है। आज देश में आदिवासी क्षेत्रों में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल खुल चुके हैं। देश भर में 3,000 से ज्यादा वन धन विकास केंद्र आजीविका के नए साधन बन गए हैं। वहीं बजट सत्र में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदिवासी परंपरा का जिक्र किया। संसद भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार का एक ही मोटो रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आपको बता दें, कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज राष्ट्रपति के अभिभाषण और प्रधानमंत्री के संबोधन से एक बात तो साफ नजर आती है कि इस बार के बजट में आदिवासियों पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इस साल जम्मू कश्मीर समेत देश के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें से ज्यादातर आदिवासी बहुल राज्य हैं। जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी केंद्र की बीजेपी सरकार आदिवासी वोट बैंक को साधना चाहती है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिए जाने की संभावना है। साथ ही SC/ST छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के निर्माण के लिए आवंटन में वृद्धि, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 40% से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले गांवों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना भी इसमें शामिल हो सकता है। चुनावों को देखते हुए सबकी नजरें मोदी सरकार के इस बजट पर टिकी हैं। मोदी सरकार लगातार आदिवासी विकास का दावा करती आ रही है। सरकार का दावा है कि साल 2014 से पहले आदिवासी इलाकों और समुदायों के विकास के लिए मात्र 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, लेकिन साल 2014 के बाद ये खर्च 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि सरकार के दावों और सच्चाई में काफी फर्क भी देखने को मिलता है। आदिवासी मंत्रालय के बजट आवंटन को देखा जाए तो पता चलता है कि उसके बजट में लगातार कटौती की गई है। साल 2020-21 के बजट में आदिवासी मंत्रालय के लिए 7,355.76 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट स्टेज पर इसे घटाकर 5,472.50 करोड़ कर दिया गया। उसी तरह से साल
21-22 के बजट में भी कटौती की गई थी और बजट में आवंटित 7,484.07 करोड़ रुपए को घटाकर 6,126.46 करोड़ कर दिया गया। पिछले बजट के दौरान भी आदिवासी मंत्रालय ने 13,208.52 करोड़ रुपए का प्रोजेक्शन दिया था, लेकिन उसे मात्र 8,406.92 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए थे। वहीं नवंबर 2022 में ही भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन ने जनजातीय विकास रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आजादी के 70 साल बाद भी आदिवासी सबसे ज्यादा वंचित तबका है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के जनजातीय समुदाय देश की जनसंख्या का 8.6% है। आजादी के इतने साल बाद भी वो देश के विकास पिरामिड में सबसे नीचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में आदिवासी समुदायों को मैदानों और उपजाऊ नदी घाटियों से दूर पहाड़ियों, जंगलों और शुष्क भूमि जैसे सबसे कठोर पारिस्थितिक क्षेत्रों में धकेल दिया गया है। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत की 25% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से आती है, लेकिन फिर भी इनके पास देश की संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। कठोर आर्थिक परिस्थितियों ने इन समुदायों को हाशिए पर ला दिया है। मोदी सरकार आदिवासी विकास के जो दावे कर रही है वो कितने सही हैं और कल के बजट में आदिवासी इलाकों के विकास के लिए क्या उम्मीद की जानी चाहिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश बाबू। ये आदिवासी विकास पर हुए खर्च का लेखा जोखा रखते हैं। उमेश जी, ये बताइए कि मोदी सरकार का रिकॉर्ड क्या कहता है, उसके आदिवासी विकास के जो दावे हैं वो कितने सही हैं? इसमें जो सरकार कागजों पर लिखती है और जो लोगों को समझ में आता है उसमें काफ़ी अंतर है। अगर हम आंकड़ा देखें 2022-23 का, तो यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 89,000 करोड़ रुपीस जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए आवंटित किया था, और इसका आंकड़ा 2020-21 में 53,000 करोड़ था और 21-22 में 79,000 करोड़ था। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट में टोटल हमने ऐसे 9 डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने टेस्ट ऑडिट में दिखाया है, जिसमें यह साफ क्लियर है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो स्कीम्स हैं उसमें जो है खर्चे इनके आधे से भी कम है। बांध बनाना, सड़क बनाना, बिजली, पावर हाउस, इसमें तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिनसे जो है आदिवासी का सीधा कोई बेनिफिट जुड़ा हुआ है उसके उसमें बहुत लापरवाही है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के लिए 222 करोड़ रुपया दिया गया था, आवंटित हुआ था, जिसमें से 100 करोड़ रुपीस जो है लैप्स हो गया, वो खर्च ही नहीं हो पाया। ये हम 2020-21 का 19-20 का आंकड़ा बता रहे हैं और 20-21 का। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए 498 करोड़ रुपीस दिया गया था, उसमें से 172 करोड़ रुपीस खर्च नहीं हुआ। सिमिलरली अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 1210 करोड़ रुपीस दिया गया था, उसमें से 502 करोड़ रुपीस खर्च ही नहीं हुआ। तो इस तरह की और भी स्कीम्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि और भी एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 150 करोड़ रुपीस दिया गया था, लेकिन उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, सारा पैसा लैप्स हो गया। एंड जो ग्रांट दिया जाता है स्पेशल डेवलपमेंट्स के लिए, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। उसमें करीब करीब 1200 करोड़ रुपया आवंटित था, जिसमें से 480 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। तो आदिवासियों को जो रोजगार के लिए जो पैसा चाहिए, आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो वाले स्कीम में तो मोटा मोटी बिल्कुल ही लापरवाही है। और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं,
और लोग भूखमरी के कगार पर जा रहे हैं, वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए, उस व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा है। अखबारों में जो भी बातें आती हों, स्टेटमेंट जो भी दिए जाते हों, अलग बात है, लेकिन आंकड़े यही बता रहे हैं जो ऑडिटेड हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने निकाले हैं। जी, मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली हैं, आदिवासी नायकों को सम्मान दिया जा रहा है। इन सब कामों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सम्मान देने का मतलब क्या है? सम्मान है तो ये पैसा लैप्स क्यों हो रहा है? ये सपोज इकोनॉमिक चीजें भी तो आनी चाहिए ना। जब हम श्रम कर रहे हैं और हम इस धरती पर जीना चाह रहे हैं, तो जीने के लिए जो संसाधन होने चाहिए वह कहाँ है? सम्मान का मतलब तो यह नहीं है कि हम आपको नमस्कार कर दिए, बिरसा मुंडा जी की जयंती मना दिए। ये शारीरिक मतलब ये प्रशासनिक चीजें हैं। देश का कैसे आप संचालन करेंगे, देश में लोगों की सुविधा का क्या व्यवस्था होगी, कैसे सभी लोग जी सकें, तो मामला इसका है। सम्मान जो है हम नमस्कार कर दे रहे हैं, तो फिर तो नमस्कार करके और इसको इसी को अगर हम कहते हैं कि हमारी व्यवस्था है, नमस्कार करना ही व्यवस्था है, तो फिर हम इस पर कुछ बात नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जो व्यवस्था है, जो टैक्स आ रहा है लोगों की तरफ से, जो सरकार ने खुद बनाए हैं कानून, तो उस कानूनों के तहत जो चीज दी जानी चाहिए इनके लिए, संविधान में जो लिखा हुआ है, तो वह इनको क्यों नहीं मिल रहा है? यह चीज एक प्रश्न है जो मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है। शायद सरकार को यह बात समझ में आएगी। उमेश जी, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और आदिवासी आबादी के लिहाज से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बजट का फोकस होना चाहिए? देखिए, जो एरिया स्पेसिफिक बात की जाती है उस वह गोल मटोल है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन सरकार का एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद थी, अब तो उसको बंद कर दिया गया है। तो उसने एक डिसीजन दिया था और यह पार्लियामेंट के डिबेट में भी है कि इनका जो है डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए व्यक्ति का, बस्ती का और परिवार का। अगर इनका डायरेक्ट बेनिफिट होगा तो बाकी सारी चीजें ये खुद कर लेंगे, इनको जो है किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो प्रोग्राम्स हैं, जो अगर वह प्रोग्राम नहीं दिख रहा है, तो किसी का नाम लेकर के आप जहाज बना देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे, हेलीपैड बना देंगे, उससे तो इनका कल्याण नहीं होने का। कल्याण होना है जब इनको संसाधन जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, संसाधन इनसे नहीं छीना जाएगा। उपलब्ध कराना एक बात है और छीनना दूसरी बात है। जो छीना जा रहा है वह क्या है, ये सारे लोगों को मालूम है। जो उपलब्ध कराना है वह नहीं हो रहा है। आपके सामने हमने सीएजी का रिपोर्ट में जो बातें आई हैं उसको कुछ हमने रखा है। तो इसलिए एरिया स्पेसिफिक नहीं पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन सरकार इस बार भी, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों का हमारा आंकड़ा है, आगे भी यही करेगी, क्योंकि आदिवासी समाज को इसके बारे में छानबीन करने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं, और व्यवस्था नहीं होने की वजह से सरकार की नब्ज को वो नहीं पकड़ पाते हैं। हम अब नहीं पकड़ पाते हैं तो सरकार जो है ऐसे ही कर रही है और ऐसा ही करेगी। जरूरत है कि जो आप प्रतिनिधि हैं आदिवासी समाज के, उनके संज्ञान में यह बात लाई जाए और बजट का जब बहस हो, जब चर्चा हो, उसमें वे बात खुल करके करें कि यह कैसे जो है हमारे समाज का डायरेक्ट बेनिफिट होगा। और डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा तो इनके नाम लेकर के पुल बना देने से, हेलीपैड बनाने देने से, एयरपोर्ट बना देने से तो इनका कल्याण नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे आंकड़े हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अब करीब 16 दिन ही बचे हैं। राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को नतीजे आएंगे।
इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है राज्य की प्रमुख आदिवासी पार्टी टिपरामोथा। टिपरामोथा ग्रेटर टिपरालैंड की मांग को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी ने अपने 42 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। टिपरा प्रमुख प्रद्योत माणिक्य ने दावा किया है कि उनकी पार्टी चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, हम पहली क्षेत्रीय पार्टी हैं जिसने बड़े पैमाने पर सभी समुदायों के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। नॉन एसटी सीटों पर भी हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में कई सीटों पर उनकी सीधी लड़ाई लेफ्ट से है और बीजेपी इस तस्वीर में कहीं नहीं है। हालांकि कुछ सीटों पर बीजेपी के साथ टिपरामोथा मुख्य दावेदार होगी। त्रिपुरा में कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में मोटे तौर पर 3 धड़ों के बीच मुकाबला है। एक तरफ टिपरामोथा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन और तीसरा धड़ा है सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन। उधर एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के राज्य सचिव और वरिष्ठ जनजातीय नेता जितेंद्र चौधरी ने दावा किया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ ही उनका गठबंधन नहीं हुआ है, बल्कि टिपरामोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य ने भी उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने दावा किया कि आज यानी मंगलवार सुबह उनकी टिपरा नेता प्रद्योत किशोर से बातचीत हुई है। और त्रिपुरा की राजनीति में खलबली मचा देने वाले टिपरामोथा के नेताओं में से एक सागरिका देवबर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सागरिका, ये बताइए कि आपकी पार्टी अकेले दम पर 2 बड़े गठबंधनों से लड़ रही है। इसमें बीजेपी और आईपीएफटी सत्ताधारी गठबंधन है और पिछली बार इस गठबंधन ने भारी जीत हासिल की थी। क्या टिपरामोथा बीजेपी की ताकत से निपटने के लिए तैयार है या ये इज्जत की लड़ाई ज्यादा है? कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि ये आंचलिक पार्टी है। ज्यादातर हमारे बुकुंग बारा से तिपरासा का ही सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो हमारा जो अभी इलेक्शन में जो कैंडिडेट का लिस्ट निकला है, 42 सीट्स मिला है हमें इस बार। तो 20 सीट्स एसटी का है। तो 20 में से एसटी का हमें विश्वास है पूरा कि 20 में 20 ही आएगा। और उसके साथ अभी जो एक्स्ट्रा 22 सीट्स मिला है, वहां पर हमारे जो बंगाली भाई उन लोगों को भी दिया गया है और उसमें से आदिवासी को मिला और कई सारे मुस्लिम भाइयों को भी मिला है। तो उन लोगों के यहाँ पे एरिया में ज्यादातर जितने भी जो नेशनल पार्टीज रूल करके गए, रूलिंग पार्टी में थे पिछले जो 2018 का, उसके पहले जो सीपीआईएम का है, तो सब प्रताड़ित है, सभी पार्टीज करके प्रताड़ित है। तो और उसमें से वो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज्यादातर पुराने पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हुए हैं सबके सब, जो भी अभी कैंडिडेट्स मिला है हमारे तरफ से। तो उसी को ध्यान में रख के हमें पूरा विश्वास कि हाँ, नेशनल पार्टी से तो क्या हुआ, बहुत बहुत बड़े पार्टी से फिर भी हमारा भूभागरा को हमारा बहुत सारा विश्वास है। सभी को, सिर्फ हम जो तिपरासा, जो तिब्बरमा, जो बुकुंग बड़ा नहीं, जो बंगाली से जो भी है, वो उन लोगों को भी विश्वास है पूरा कि हाँ, हम लड़ाई कर सकते हैं। उसी विश्वास के साथ ही तो हम भी निकले हैं इस जंग में। तो जंग से पहले 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकते हैं। जंग में निकले हैं तो जीत के ही निकलेंगे, हार के तो नहीं जाएंगे ना, बस यही विश्वास है। सागरिका, आपकी पार्टी टिपरामोथा ग्रेटर टिपरालैंड की मांग पर चुनाव लड़ रही है और आईपीएफटी भी इसी मांग को उठाती रही है। इस चुनाव में आईपीएफटी बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में क्या जो टिपरासा का वोट है वो कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा? डिवाइड होगा भी तो उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो विश्वास 2018 को दिया गया था आईपीएफटी की तरफ से, वो विश्वास तो फुलफिल नहीं किया ना। उन लोगों ने हाँ किया था डिमांड तिपरालेम का, बहुत सारे विश्वास दिए जनगण को कि ये देंगे वो देंगे, ग्रेटर वो तिपरालेम देंगे, लेकिन दिया तो नहीं। उसकी बात ही नहीं उठी।
जब चुनाव खत्म हो गया, जीत हो गया, हाँ, वो पार्लियामेंट में बैठ भी गए, तो हमारे बुकुम बारा के लिए उन लोगों ने कभी सवाल उठाया ही नहीं, आवाज किया ही नहीं कि हाँ, हमें चाहिए अभी ग्रेटर तिपरालैंड या फिर तिपरालैंड। पहले तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ, ये झूठ होने के बाद मिल जाएगा तिपरालैंड, लेकिन वो सब तो सपना का सपना ही रह गया ना, सपना अधूरा रह गया। तो उसी को ध्यान में रख के हमारा ये विश्वास है, जो भी आईपीएफटी का जो वोट होगा, नहीं मिलेगा उन लोगों को। मिलेगा भी तो कम ही मिलेगा, क्योंकि हमारे जो बुकुम बारा लोगों का भी पूरा विश्वास है कि वो लोग हमारे अधिकारों के लिए बात नहीं करेंगे, किया भी नहीं। तो उसी को ध्यान में रख के हमारा यही विश्वास है कि ये झूठ होगा भी तो हाँ, 18 को हो गया, वो परिवर्तन को देख के वो हो गया ना, जीत हो गया। तो अभी वो जो भी उन लोगों ने हमें विश्वास दिया, सपना दिखाया, सब का सब अधूरा रह गया। प्रद्योत किशोर का दावा है कि आपकी लड़ाई ज्यादा सीटों पर वाम कांग्रेस मोर्चे से है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बंट जाए? वोट तो हाँ, डिवाइड होगा। हर कोई अपनी ही स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। अभी मेरी नजरिया से देखेंगे तो सब अपनी ही स्वार्थ के लिए लड़ाई कर रहा है। सिर्फ हमारे बुबाग्राही एक अकेले हैं जो खुद के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी के फायदे के लिए सोच रहे हैं। हम यहाँ पर किसी के अधिकारों को छीनने के लिए नहीं निकले हैं। हमारे जो अधिकार छीने जा रहे हैं, छीने गए हैं, उन अधिकारों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। उसी को मुद्दे में रख के मेरा ये मानना है कि अगर लेफ्ट में या फिर बीजेपी में जो भी अभी है नेशनल पार्टीज, अगर वोट्स डिवाइड भी होंगे तो ज्यादातर हमारे यहाँ पर ही वोट डिवाइड होंगे, हमारे तिपरा मोथा में ही आएंगे। वहां पर कई कई जगह हो सकता है आएंगे, वो भी ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आएंगे, उन लोगों को कोई सीट नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन ज्यादातर हमारा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अब त्रिपुरा से चलते हैं गुजरात। गुजरात विधानसभा चुनाव के 2 महीने बाद आम आदमी पार्टी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। आदिवासी विधायक चेतर वसावा को गुजरात विधायक दल का नेता नियुक्त किया और हेमंत खावा को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई है। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 5 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 156 और कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं। गुजरात में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में आदिवासी सीट डेडियापाड़ा से आप नेता चेतर वसावा ने करीब 40,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हितेश वसावा को हराया था। आपको बता दें, पिछले साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को राज्य में 41 लाख वोट हासिल हुए। उसमें 25% वोट सिर्फ आदिवासी समुदाय के हैं। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने इन 27 में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गईं। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 27 एसटी आरक्षित सीटों में से 9 पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए सीधी चुनौती के रूप में उभरी थी। वहीं गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर बाजी मारी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नई टीम के ऐलान के साथ ये साफ कर दिया कि वो प्रदेश की सभी 26 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ेगी। और अब आखिर में केरल से खबर है। केरल के इडुक्की जिले में बाल विवाह का एक मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक 1 महीने पहले 15 वर्षीय एक लड़की का 47 वर्षीय एक व्यक्ति के साथ विवाह करा दिया गया था। ये दोनों मुथुवन जनजाति से हैं। विवाह लड़की के माता पिता की सहमति से कराया गया, जिसके बाद पिछले हफ्ते ही मुन्नार चाइल्ड लाइन को ये शिकायत मिली थी कि जिले में दूर दराज के एक जनजातीय गांव में एक बाल विवाह हुआ है। शिकायत के बाद राज्य की बाल कल्याण समिति ने इलाके के बाल विकास परियोजना अधिकारी से इस बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद समिति ने सोमवार को पुलिस को नाबालिग लड़की को मुक्त कराने और उसे समिति के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज सुबह हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। सवाल था,
छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को बढ़ाकर 32% करने से जुड़े विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सर्व आदिवासी समाज नाम के संगठन ने राज्यपाल पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। क्या आप इस आरोप से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 79% लोगों के मुताबिक राज्यपाल बीजेपी के दबाव में है, जबकि 17% लोगों ने माना कि राज्यपाल शायद इन विधेयकों को लेकर मंत्रणा कर रही है। वहीं 4% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? छत्तीसगढ़ में पिछले 2 महीनों से आरक्षण पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होने से राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं इस मुद्दे पर राजभवन और सत्ताधारी दल कांग्रेस के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार राज्यपाल पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के दबाव की वजह से ही राज्यपाल विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित नए आरक्षण प्रावधानों पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। दरअसल राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार के चुनाव में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जनवरी की शुरुआत में ही सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अपने ही राज्य में जन अधिकार रैली निकाली थी। इस दौरान राज्यपाल और बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। वहीं सोमवार को ही सर्व आदिवासी समाज ने दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर तक की 380 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दी है। आदिवासी समाज 11 या 12 फरवरी को रायपुर पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं होने से आदिवासी वर्ग के युवाओं को नौकरी संबंधी, सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन और अन्य जरूरी कार्य पूरी तरह से अटके हुए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ ही कर्नाटक में भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है। जहां आदिवासी बहुल राज्यों में राज्यपाल ने ये बिल अभी तक लटका रखे हैं, वहीं कर्नाटक में कुछ दिन पहले ही राज्यपाल ने आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ और झारखंड में सत्तारूढ़ दलों को आरक्षण विस्तार का राजनीतिक लाभ मिलता है तो बीजेपी के लिए इन आदिवासी बहुल राज्यों में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और चुनावों को देखते हुए बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आज आपको बताएंगे अंडमान और निकोबार की ओंग जनजाति के बारे में। पोर्ट ब्लेयर से कोई 145 किलोमीटर दूर लिटिल अंडमान का ज्यादातर हिस्सा समतल है, लेकिन द्वीप का उत्तरी हिस्सा 500 फीट तक ऊंचा भी है। इसी द्वीप पर रहती है ओंग आदिम जनजाति, जो शायद दुनिया की सबसे पहली आदिम जनजातियों में से एक है। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि ये आदिवासी अंडमान में कम से कम 70,000 साल से रह रही हैं। इन आदिवासियों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। इसके बावजूद इनके वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। पहले ओंगी 4 समूहों में लिटिल अंडमान के अलग अलग इलाकों में रहते थे, लेकिन अब इनका एक ही समूह बचा है। ओंग जनजाति के लोगों से बाहरी दुनिया का सबसे लंबा संपर्क रहा है और इस संपर्क का असर इस जनजाति के जीने के अंदाज, भाषा और संस्कृति सब पर पड़ा है। पहले ओंग जनजाति के खाने में कई तरह की मछली, समुद्री कछुए, डुगोंग और सुअर शामिल था, लेकिन अब ओंग समुदाय के लोग चावल खाते हैं जो उन्हें प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। जनसंख्या की बात करें तो 1901 की जनगणना में ओंग जनजाति की जनसंख्या का अनुमान 672 बताया गया। उसके बाद 1911 में ये जनसंख्या 631 रह गई। 1921 में ये जनसंख्या घटकर 346 हो गई और 1931 में कुल 250 ओंगी बचे। इसके बाद 1951 में 150, 1961 में 129, 1971 में 112, 1984 में 102 और 1987 में ओंग जनजाति की तादाद पहली बार 100 से भी कम रह गई और इनकी जनसंख्या 98 दर्ज की गई। 1901 से 1931 के बीच ओंग जनजाति की जनसंख्या में करीब 63% की कमी आई।
2011 की जनगणना में ओंगियों की तादाद 118 बताई गई है। जानकारों का मानना है कि इन लोगों की जीने की तमन्ना खत्म हो गई है और अब ओंगियों के वजूद को बचाना लगभग नामुमकिन है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।